चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थॉमसन मॉडल हुआ, रदरफोर्ड मॉडल हुआ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक पॉइंट है ड्यूअल नेचर ऑफ एटम। क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ एटम। इसमें मैक्सवेल का बहुत बड़ा रोल है। ड्यूअल नेचर का मतलब है कि दोहरा, कि जो ड्यूअल नेचर ऑफ एटम या वेव का मतलब ये है कि जो रेडिएशंस है दे आर एक्ट एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। मतलब वो वेव भी है और अपने आप में एक पार्टिकल भी है, तो उसको ड्यूअल नेचर बोलते हैं। ये एक पॉइंट। दूसरा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर दी वेव। ये दो पॉइंट के ऊपर पूरा बोर का मॉडल आगे आने वाला है और उसको हेल्प किया ये पॉइंट ने। इसलिए आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी बुक में हेडिंग में दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ बोर्स मॉडल, क्योंकि ये जो दो पॉइंट है यहाँ के, ये हेल्प करते हैं बोर्स मॉडल को पूरा कंस्ट्रक्ट होने में, मतलब उसको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो उसमें पहला पॉइंट है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसमें आप सबसे पहले ध्यान रखिए मैक्सवेल क्या बोला। मैक्सवेल बोला कि जो भी एक चार्ज पार्टिकल होता है, क्या होता है? एनी चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल है, चाहे उस पर प्लस चार्ज हो माइनस चार्ज हो, जब ये एक्सेलरेट होता है, मूव होता है किसी डायरेक्शन में, समझा आपको? ये जब किसी डायरेक्शन में मूव होता है चार्ज पार्टिकल, यानी जिसको हम बोलेंगे आयनाइज्ड पार्टिकल, तो ये अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करता है। आराम से, अरे बेंच तोड़ो मत। हाँ, ये क्या करता है? अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करता है। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपको फिजिक्स में बहुत काम का है, इसलिए बेसिक है, जरा ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये बेसिक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझा आपको? कोई भी पार्टिकल, आयनाइज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, जब एक्सेलरेट होता है स्पीड से, वो अपने अंदर से रेडिएशन छोड़ेगा। ठीक है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जेम्स मैक्सवेल सजेस्ट दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, alternating electric and magnetic field are produced and transmitted। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां से हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं। यहां पर फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इसको हम कहते हैं जेड एक्सिस। क्या बोलते हैं? जेड एक्सिस, ऐसे आप कंसीडर कीजिए। और ये है वाई एक्सिस, मेरे ख्याल से मैं ड्राइंग अच्छा बना रहा हूं। और ये जा रहा है आगे, जो कि कौन है? एक्स एक्सिस। ये वाई कर देंगे, इसको मैंने बोला वाई, लिखा एक्स। ठीक है, ओके। तो यहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फील्ड्स है वो किस तरह से होते हैं? ये एक दूसरे के प्रोपोगेशन में क्या होते हैं? एक दूसरे के, यहां पर आप जरा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा यहां पर पहले ड्रॉ कर लेता हूं प्लेन्स। ये प्लेन्स इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा वेव किस डायरेक्शन में कैसे मूव हो रहा है। ये एक प्लेन है जिसको मैं वाई प्लेन बोलूं तो चलेगा? अरे बोलो ना। और यहां एक प्लेन बनाता हूं मैं, इसको हम जेड प्लेन कहेंगे, इस तरह से। ये इस तरह से, ठीक है, ये एक प्लेन है। ओके, ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यहां से वेव को हम शो करने वाले हैं, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो
तो आपको यहां पर देखिए, यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, वैसे आप समझ जाएंगे, वैसे मैं भी ड्रॉ करके आपको बताता हूं। देखिए ग्रीन को उसने कैसे बताया है, दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और रेड को कैसे बताया है, ऐसे वर्टिकली, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। तो अब देखिए मैं उसको ट्राई कर रहा हूं ड्रॉ करने के लिए, आप थोड़ा सा, किधर गया, ऊपर चला गया, ओके। यहां देखिए आप इसको जरा ध्यान से, तो पहले हम ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो ग्रीन कलर लेता हूं मैं यहां पर से। अब ये देखिए यहां से ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो वेव किस पहुंच जाती है अपने को पता है ना, अरे भाई वेव ऐसे ही होती है ना। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी है ये, मैग्नेटिक फील्ड। ये ग्रीन को मैं यहां पर इस तरह से बता देता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, मैग्नेटिक वेव। अब यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस तरह से है, क्या आप देख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए था ना इसमें, ये बैक होता है, किधर है, ये इस तरह से जाना चाहिए ना, ये प्लेन पे बताना है ना अपने को इसको, समझा, ठीक है। तो ये आप ग्रीन को देखेंगे कौन से प्लेन में, वाई प्लेन में, दिख रहा आपको, और ये रेड को देखेंगे आप कौन से प्लेन में, जेड प्लेन में, ये ऐसे है और ये ऐसे है, परपेंडिकुलर है ना, अरे भाई है कि नहीं है। तो अगर इसका आप डायरेक्शन देखेंगे, अगर आप इसका डायरेक्शन चेक करेंगे तो आपको डायरेक्शन देखिए ऐसे मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जेड में है, जेड डायरेक्शन में, राइट, अरे है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है ई विथ एरो, इस तरह से, ठीक है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड का आप डायरेक्शन देखो कौन से प्लेन में है, वाई प्लेन में, अरे दिख रहा है क्या, है ना, वाई प्लेन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये कौन सा है, यस मैग्नेटिक फील्ड का, समझे। इसको आप एम विथ एरो या फिर कैसे बताते हैं, बी विथ एरो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और यहां जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है एक्स एक्सिस पर, तो उसको लिया जाता है सी, मतलब वेलोसिटी, क्या बोलते हैं उसको, सी वेलोसिटी, जिसको न्यू विथ एरो इस तरह से शो किया जाता है, ठीक है। ये इस तरफ हम यहां पर उसको बताएंगे, यहां पर ऐसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब जहां से वो निकला है रेडिएशन, उसका जो प्रोपोगेटिंग पॉइंट है, समझा आपको। अगर आप देखेंगे तो सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहां पर लेंगे तो 90 एंगल आएगा, इससे इसको लेंगे तो 90 आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जहां से वो निकला है, ठीक है। तो इसमें अब यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर अपन ने देखा है कि जब भी कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, आयनाइज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालता है, और ये रेडिएशन दो टाइप के, कौन कौन से, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अब एक यहां पर आपको एक खास पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, वो पॉइंट आपको यहां ध्यान में रखना है कि ये डायरेक्शनल है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या ये डायरेक्शनल है। एक देखिए आप जेड पे था प्लेन में, और दूसरा क्या में था, वाई प्लेन में था, मतलब इनका डायरेक्शन है, तो डायरेक्शनल होते हैं, समझा, ठीक है। दूसरा, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द साउंड वेव्स और वेव्स लाइक इन वाटर्स, वाटर के अंदर जो वेव तैयार होते हैं आपने देखा ना, और देखा कि नहीं देखा, तो उसको मीडियम चाहिए ना, पानी में आपने पत्थर डाला, डुबुक, और डाला कि नहीं आपने, तो क्या होती है, लहरें जाती है ना, तो उसको मीडियम चाहिए ना, अगर आगे वैक्यूम रहा जाएंगी, सेम साउंड वेव वैसी होती है। अगर एक ग्लास, थिक ग्लास वाला आपने कैबिन बना लिया, तो आवाज आती है अंदर, नहीं आती है ना, हालांकि सब दिख रहा है, लाइट वेव आ रही है उसके अंदर से, लेकिन साउंड वेव नहीं आती है। मतलब साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, या वैक्यूम के अंदर साउंड वेव ट्रैवल
नहीं करती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल नहीं करेंगी। अरे बराबर है कि नहीं है? लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं है, ये वैक्यूम में भी मूव होती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो हम बोलते हैं ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 लाख, कितना? 1 सेकेंड। समझा आपको? तो ये 3 × 10 एक्चुअल वैल्यू क्या है इसकी? 2.99, 2.99 इक्वल टू 8। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। These fields are transmitted in the form of waves called electromagnetic waves EMW और electromagnetic radiation EMR। इनको EMW या EMR कहते हैं। ठीक है, इनको पानी दे दो। चलो आगे बढ़ते हैं। James Maxwell, first person to reveal the light waves are associated with oscillating electrical and magnetic character। ये पहला आदमी है जिसने बताया कि वेव के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये ऐसा है तो ये ऐसा है। समझा आपको? ठीक है, ओके। Unlike sound wave, water waves, electromagnetic waves not required medium, जो अभी मैंने आपको बात बताई। समझा आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, चलिए उसके बारे में यहां पर देखते हैं। इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व दैट व्हेन लाइट passes from a lighter medium air to denser medium solid prism। लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है ना, बचपन से पढ़ रहे ना आप? अरे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं? ये पानी है, बराबर है, और इसमें अगर कोई वेव पास होती है, ये ऊपर हवा में है वेव, और अंदर जाने के बाद वो अपना पाथ क्या कर देती है? चेंज। पानी के अंदर रखी हुई कटोरी या चम्मच, आप देखेंगे चम्मच को आप ग्लास के अंदर रख दीजिए पानी में, आप अंदर से उसको बेंड दिखेगा आपको, बराबर है कि नहीं? लेकिन आप सोचते नहीं उसके ऊपर ज्यादा, है ना? जब आप छोटे थे तो सोचते थे, जब नई चीज आप देखते तो सोचते हैं ना, और जब रेगुलर वो चीज सामने आती तो आप सोचना छोड़ देते ना। तो आप देखते थे, फर्स्ट टाइम आपने देखा जब आप छोटे थे, ग्लास के अंदर चमचा रखा हुआ है, टेढ़ा दिख रहा, तो आप छोटे बहन भाइयों को बोलते थे कितना अच्छा टेढ़ा दिख रहा है ना? लेकिन बाद में आपसे फिर छोटे वाले पूछते हैं ऐसा टेढ़ा क्यों दिखता हो, वो वैसे ही रहता हो, क्योंकि आप बाद में फिजिक्स नहीं पढ़ते ना वो वैसे ही दिखता हो, क्यों नहीं मालूम। तो यही साइंटिस्ट रहते, कोई भी चीज को सोचते हुए ऐसा क्यों है। समझा आपको? ठीक है, खैर अभी तो आपने पढ़ ली होंगे, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे, क्या पुराना खट्टा मीठा जोक, हमको तो मालूम नहीं है क्यों रहता, हमने पढ़े ना फिजिक्स में, तो पढ़े बोल के मालूम हुआ ना। ठीक है, तो ये अपना जो वेव क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन लाइटर मीडियम से यानी एयर मीडियम से डेंसर मीडियम, मतलब जहां मॉलिक्यूल ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर वो ट्रेवल करेगा, तो डेफिनेटली उसका जो है पाथ चेंज होता है। द वेव विथ शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर देन द वेव विथ लॉन्गर वेवलेंथ। आपको पता है वेव अलग अलग साइज के होते हैं, हम देखने वाले हैं वो पॉइंट छोटे छोटे। कुछ वेव्स होती हैं जिनकी लेंथ छोटी होती है, कुछ वेव होती हैं जिनकी लेंथ बड़ी होती है, पता है ना आपको? ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? अगर आपने यहां से डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से उसको काउंट किया, तो ये 2 पॉइंट, इसका क्रेस्ट, ऊपर वाला पार्ट क्या रहता है वेव का? क्रेस्ट, क्या बोलते हैं उसको? और नीचे वाला ट्रफ, क्या रहता? ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। तो 2 क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस आता है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है लैम्बडा वेवलेंथ। ये कंप्लीट एक साइकिल होती है। देखो आप यहां से शुरू करके यहां पर आएंगे तो आप एक साइकिल कंप्लीट बनेगी, या आप यहां से यहां तक लेंगे तब भी एक वेवलेंथ तैयार होती है, बराबर है कि नहीं है? ये ऐसी पूरी एक वेव है ना, इसको दोनों पलटा के इधर जोड़ दिया तो साइकिल बन जाएगा। अरे बोलो ना, तो इसको वेवलेंथ भी कहते हैं, यहां पर साइकिल भी कहते हैं। तो वेवलेंथ, तो वेवलेंथ छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो क्या बोल रहा हूं? छोटी वेवलेंथ
जो ज्यादा बेंट होती है एज कंपेयर टू बिग। समझा आपको? चलो सब लोग इधर ध्यान से देखो। Violet light of visible spectrum bend more than the red light of the visible spectrum. Violet light, violet जो वेव है, अपने को पता है ना, ये जो लाइट होती है अपनी ऑर्डिनरी लाइट, सादी लाइट, इसमें 7 कलर होते हैं, पता है आपको? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, तो ये जो 7 वेवलेंथ है सबका साइज अलग अलग है, इसलिए कलर भी अलग अलग है। ये स्पेक्ट्रम के बारे में हम आगे भी देखने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये मैं आपको बता चुका हूं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये जो बता रहा है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, ये जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है जिसमें इलेक्ट्रिकल वेव, वाई, उसने ऊपर वाई लिखा है, अपन ने यहाँ पर जेड लिखा था, यहाँ पर वाई लिखा था, ठीक है। सिर्फ अपने को दोनों को बताना है, परपेंडिकुलर है, ऊपर नीचे लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। A series of wavelengths of various color bands of visible region is called a spectrum. हर वेवलेंथ का साइज अलग अलग है। तो एक कलर से दूसरे कलर तक जो विबग्योर हम पढ़ रहे हैं 7 वेव्स, इनको विजिबल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन पूरा एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? रेंज, लो टू हाई, शॉर्ट से बिग। समझा क्या आपको? जो एक पूरा रेंज तैयार होता है ना, सीरीज, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको? स्पेक्ट्रम। समझा आपको? ठीक है। चलिए, अ सीरीज ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेरियस रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, जो मैंने अभी आपको बताया। अ सीरीज ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइन इज कॉल्ड बैंड। और जहां पर लाइंस क्लोज होते हैं, एक ही वेवलेंथ के डिफरेंट लाइंस मिलते हैं, उनको बोलते हैं बैंड। वो आगे आएगा, ठीक है। समझा? सीरीज ऑफ वेवलेंथ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। समझा आपको? वही रीजन के अंदर सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी क्या होता है? स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे आने वाला है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रेनबो, रेनबो देखते हैं आप? रेनबो, रेनबो नहीं रेनबो जो ऊपर आता है ना, धनक, क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। कौन है वो? ठीक है, हाँ। तो वो जो धनक दिखती है ना आपको, उसमें आपको अलग अलग कलर्स दिखते हैं ना, बैंड्स, वो पूरा एक स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, ओके। चलिए, अच्छा, जहां पर कोई वेवलेंथ मिस हो जाए उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, ओके, उसके टाइप पूरे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, क्या आप देख रहे हैं? ये डिफरेंट, देखिए आप, स्पेक्ट्रम है। ये गैमा रेज है। गैमा रेज निकलती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से, पोलोनियम, रेडियम, यूरेनियम, उसमें से जो रेडिएशन निकलते हैं वो क्या है? गैमा रेज। ठीक है, ओके। एक्सरे उसके आगे जाएगा, वेव का साइज बड़ा हो रहा है। समझा आपको? आगे जाएंगे, वेव का साइज बड़ा हो रहा है। यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये है अपना रीजन, सॉरी बाजू में विजिबल रीजन, गलती से आ गए इधर अपन। ये इधर अपने बाजू में है विजिबल लाइट। विजिबल रीजन वो है जिसमें ह्यूमन बीइंग यानी अपनी आईज उसको देख सकती है, जो कि कितना होता है? ये अप्रोक्सीमेट 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में होता है। समझा आपको? 400 टू 800 नैनोमीटर। इधर वाले 800 के ऊपर है, इधर वाले 400 के नीचे है। समझा आपको? तो इसके बीच का जो वेव है वो हम देख सकते हैं, हमारी आंखें, वो विजिबल कलर्स है। उससे मोर देन 1 मिलियन कलर तैयार होते हैं उस 7 कलर से। 7 कलर देखा ना अपन ने, वो 7 के कॉम्बिनेशन से मिलियंस में कलर तैयार होते हैं। उतने सारे कलर हम देख सकते हैं, जिसका भी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में रहेगा। अल्लाह ताला ने लिमिटेशंस बनाए हैं हमारे, बराबर है कि नहीं है? वैसे ही हमारी साउंड, मत पता है आपको, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 साइकिल पर सेकेंड से 20,000 साइकिल पर सेकेंड। मतलब वो साउंड वेव जो एक सेकेंड में 20 साइकिल बनाती है, या वो साउंड वेव जो एक सेकेंड में 20,000 साइकिल बनाती है,
उसके बीच के सारे साइकिल्स वाली आवाज हम सुन सकते हैं, उसके ऊपर और नीचे वाली हम नहीं सुन सकते। जैसे उसके ऊपर वाली आवाज है पेड़ों की, पेड़ रोते भी है, हंसते भी है, बातें भी करते हैं, लेकिन उनकी वेव्स हम सुन नहीं सकते। हदीस है ना, एक पेड़ अल्लाह के रसूल को सलाम किया करता था। ये अल्लाह के रसूल का मौजिज़ा था। नबियों को अल्लाह ताला वो चीज़ें दिखाता है जो आम इंसानों को नहीं दिखाता है। ठीक है, तो साउंड वेव्स की हमारी लिमिटेशन है, इसलिए हम जिनों को सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। हो सकता है वो विजिबल रीजन में नहीं आते होंगे, या इनमें से एक भी स्पेक्ट्रम में नहीं आते होंगे, बराबर है कि नहीं है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ आईआर रीजन के अंदर जिनों को मूव करते हुए देखा है। एक एक्सपेरिमेंट किया था एक टीम ने अमेरिका की, उनको पता कि लगा कि किसी जगह पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी पता है ना आपको, जो समझते हैं कि कुछ तो भी ऐसी चीज़ें आती है जो एलियन वगैरह, ये वो जिनों पे अकीदा नहीं होने की वजह से वो हर बार एलियन की तरफ जाते हो, वो जी नहीं होंगे। उन्होंने क्या किया था, एक ऐसे जंगल में घर था जहाँ पर उनको पता लगा कि ऐसा कुछ होता है यहाँ पर नॉर्मल पैरानॉर्मल एक्टिविटी। उन्होंने वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगाकर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एडजस्ट किए। उसकी खास बात थी इंस्ट्रूमेंट की, वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता था, अगर उसमें से कोई भी हीटेड बॉडी, यानी जिसमें हीट है बॉडी, छोटा सा कीड़ा भी वहां से पास हुआ तो वो उसकी हीट को कैच करके नोट करता था और कंप्यूटर में बताता था कि यहाँ कुछ आकर गया। तो वैसा उनको वहां पर बहुत बड़े बड़े ग्राफ्स मिले कि बहुत सारे ऐसे बॉडीज जो कि इनविजिबल थे लेकिन वहां से पास हुए। जी नहीं सुनिए ना, तो बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए अपनी तरफ। आईआर इंफ्रारेड रीजन, ये भी हम नहीं देख सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ आईआर ग्लासेस हम देख सकते हैं, जो मिलिट्री वाले यूज करते हैं। इंफ्रारेड ग्लासेस पता है आपको, ये कंप्यूटर वाले चश्मे नहीं, वो नहीं, उसको आईआर बोलते हो, लेकिन वो नहीं है आईआर। ये इंफ्रारेड रीजन वाले कौन से होते हैं, ये मिलिट्री में यूज किए जाते हैं। स्पेशल डिवाइस होते हैं जहां पूरा डार्क हो, हमारे बॉडी में से हीट तो निकलते रहती है, वो हीट को कैच करता है, रेड कलर के दिखते हैं अपन जाते हुए पूरे डार्क में। तो ये अलग रीजन है। ऐसे माइक्रोवेव है जो हम यूज करते हैं, माइक्रोवेव कुकिंग के अंदर। ठीक है, वैसे ही एफएम रेडियो वगैरह जो चलते हैं, ये रीजन से आते हैं। एफएम रेडियो वेव्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इन सब की वेव अलग अलग है। ठीक है, तो ये पूरा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इसको हर्ट्ज में लिया गया है, हर्ट्ज में लिया, और ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 10 टू पावर है ये, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 22 ऐसा है, समझा आपको, पावर में है ये, वो प्रिंटिंग का प्रॉब्लम हो गया उसका। ठीक है, तो क्या हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये हमारा विजिबल रीजन जो यहां पर बताया है 400 से 750 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ में हम देख सकते हैं। ये हमारा विजिबल रीजन है, इतने कलर्स हम देख सकते हैं। 400 मतलब वो वेव जो 400 नैनोमीटर की है या फिर 750 तक, इनके बीच के वेव्स को हम देख सकते हैं, इसके ऊपर नीचे हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑसिलेशन मेड बाय वेव इन 1 सेकेंड। ये एक वेव है, 1 सेकेंड के अंदर कितने वेव पास हुए उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जितना छोटी वेव रहेंगी उतने ज्यादा जाएंगे ना, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, समझा। तो इसको याद कर लो, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन मेड बाय वेव्स इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन, शॉर्ट में नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय a wave in 1 second, it is called frequency. It is denoted by nu. कैसे बता दें इसको? न्यू बोले तो v लिखने का और उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देने का। अरे समझ में आया क्या? अरे समझा गया? ये कौन है? फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं इसको? न्यू। अरे समझा क्या? हाँ, चलो जागते रहो। हाँ, अजान हो जाएंगी मुझे मालूम है, लेकिन आप इधर कॉन्सेंट्रेट करो। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन सीपीएस, साइकिल पर सेकेंड, या हर्ट्ज में बोलते हैं। मैंने बताया ना अभी, अब वो पेड़ों का अपना ऑडिबल फ्रीक्वेंसी 20 साइकिल पर सेकेंड से निकालते ना। ठीक है, चलो। हर्ट्ज, साइकिल पर सेकेंड, 1 हर्ट्ज मतलब 1 साइकिल पर सेकेंड।
तो अपन बोलते हैं 20 साइकिल से 20,000 साइकिल पर सेकेंड अपनी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, तो आप उसको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हो। हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है, हर्ट्ज, समझा? ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक रिलेशन है वेलोसिटी और लैम्बडा के साथ में फ्रीक्वेंसी का, मतलब इसको भी याद कर लेने का आपने, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। लैम्बडा इज द वेवलेंथ, लैम्बडा इज द, दो क्रेस्ट, ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? क्रेस्ट। ये वेव का ऊपर वाला क्या रहता है? क्रेस्ट। नीचे वाला क्या होता है? ट्रफ। तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ये कहलाता है वेवलेंथ यानी लैम्बडा। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ। समझा? दो ट्रफ या दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ। वेवलेंथ जितनी बड़ी तो एक सेकंड में कम वेव जाएंगे ना, मतलब फ्रीक्वेंसी छोटी, तो इनवर्स रिलेशन है उसका। अरे समझा क्या? जितनी वेवलेंथ बड़ी फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब वेवलेंथ बड़ी है, और वेवलेंथ छोटी है मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। याद रहेगा? चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये वेवलेंथ हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दिया है, इसको 1/t लिया है। ठीक है, बराबर है कि नहीं है? जितना कम टाइम में ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकल रही है तो इनवर्स रहेगा ना रिलेशन। ओके ओके, एक और एक पॉइंट है यहां पर नहीं बताया, वेव नंबर, इसको न्यू बार से बताते हैं। न्यू के ऊपर लाइन मतलब बार, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा। ये भी एक रिलेशन आप याद रखिए। वैसा पिछला वाला और ये मैं इंशाल्लाह सेंड करता हूं, भूल गया था मैं आपको पीपीटी सेंड करना। ठीक है, ओके, समझा? लेकिन आपको उसको स्पेशल ऐप में खोलना पड़ेगा अगर आपके पास होगा तो। ठीक है, हाँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वेव नंबर अभी बात कर रहे थे अपन उसी की। नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। पर यूनिट लेंथ मतलब फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक आपने बोले 1 मीटर, 1 मीटर में यहां पर कितने साइकिल बने? 2, तो आप क्या बोलेंगे? इसका वेव नंबर 2 है, 2 पर मीटर। समझा क्या? अरे बोलो ना, अरे समझा? हाँ, सेम वेव है लेकिन सेम लेंथ है 1 मीटर, लेकिन वेव छोटी छोटी है। 1 2 3 4 5, समझो थोड़ा आगे पीछे, 5 वेव तैयार हुए, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेव नंबर ज्यादा। और बराबर है कि नहीं है? अरे बोलो ना, समझा आपको? हाँ, तो वेव नंबर इनवर्स रहेगा ना किसके? वेवलेंथ के। वेवलेंथ बड़ी है तो कम वेव तैयार होंगे ना 1 मीटर के अंदर। अरे बोलो ना, ठीक है? ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये सेंटीमीटर इनवर्स में इसको नापा जाता है। कल पूरा लिखा हुआ है ना आपके पास, या मीटर इनवर्स में इसको नापा जाता है। कल सारे चाहिए लिखे हुए, कल के भी पॉइंट्स, पिछले और आज के भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने बता दिया, क्रेस्ट, ट्रफ, एक्सेस, ये पूरा वेव सारे एक्सप्लेन हो चुके हैं। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। ठीक है, वेवलेंथ को क्या में मेजर किया जाता है? एंगस्ट्रॉम। क्या में किया जाता है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है, और ये हम कल देख चुके हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। अरे याद है क्या? भूल गए? अरे ये मिटेगा नहीं, जानते उसको। ठीक है, ओके, नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पिकोमीटर में भी यानी पीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब पावर में है, गलती से नीचे आ गए पूरे, 10 टू पावर में आएंगे ये। ठीक है, ओके, यूनिट्स लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूछूंगा बाद में आपको। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, प्लंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, इसको अभी यहां पर हम स्टॉप करते हैं।